प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रकाश चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन समझाने जा रहा हूं। तो आइए बोर्ड पर ध्यान से देखिए। प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ओके बच्चों, प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसकी परिभाषा को ध्यान दीजिए। प्रकाश किरण के किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों। पहला नियम ध्यान दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक बार फिर से पहला नियम ध्यान से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम ध्यान दीजिए, आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, याद रखिए। आपतन कोण को I से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, अब इस चित्र को समझिए। इस समतल दर्पण को परावर्तन का उदाहरण है। समतल दर्पण एक चिकना तल है जिस पर परावर्तन की घटना को मैंने दिखाया है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, एओ आपतित किरण है। एओ क्या है जी? आपतित किरण दिखाई दे रहा है। एओ आपतित किरण है जिसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलेंगे आप। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, ओबी। ओबी क्या है? परावर्तित किरण, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे आप बोलते हैं। ओएन क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल। ओके बच्चों, और आप याद रखिए एओएन, आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे I से व्यक्त किया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके बच्चों, उसी प्रकार याद रखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर प्रकाश चैप्टर से संबंधित अगली महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए अब मैं प्रकाश चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। यह क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, आप ध्यान से सुनिए। यह कांच का बना हुआ एक वस्तु है जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। इसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ होता है, दूसरा पॉलिश किया गया पृष्ठ होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनिए, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? दर्पण का वह पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अर्थात प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पर आपतित होती है और आपतन के पश्चात वह वापस लौट जाती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ओके बच्चों, और उसके पीछे वाला पृष्ठ पॉलिश किया गया होता है। एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, दर्पण को पॉलिश क्यों किया जाता है? याद रखिए, कांच एक पारदर्शी पदार्थ होता है, प्रकाश किरण आर पार जा सकता है, तो इसीलिए प्रकाश किरण को आर पार जाने से रोकने के लिए पॉलिश किया जाता है ताकि परावर्तन की घटना को उसमें देखा जा सके। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। याद रखिए बच्चों, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण। ओके, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। ओके बच्चों, समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण आगे दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। समतल दर्पण के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डिटेल में। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, याद रखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ओके बच्चों, अब समतल दर्पण का उपयोग आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है चेहरा देखने के लिए। जो आप घरों में शीशा यूज करते हैं वो क्या है? एक समतल दर्पण का ही एग्जाम्पल होता है। ओके बच्चों, सोलर कुकर में, पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप याद रखिए, पेरिस्कोप पनडुब्बी जो होता है, बड़ी बड़ी जहाजें जो होती है पनडुब्बी होता है, उसमें पेरिस्कोप लगाया जाता है
समुद्र की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए, देखने के लिए। ओके बच्चों, तो याद रखिए समतल दर्पण के मुख्य 3 यूज आप याद रखिए। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और समझाने जा रहा हूँ। समतल दर्पण से संबंधित मुख्य बातें। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखिए। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। ओके बच्चों, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है, याद रखिए। आगे ध्यान दीजिए, समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर दर्पण के पीछे तथा आभासी व सीधा हमेशा बनता है, याद रखिए। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जितनी की दूरी पर वह दर्पण के सामने रखा होता है। समतल दर्पण के पीछे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह दर्पण के सामने रखा होता है। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर या दर्पण से दूर v वेग से गति करे तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गति करेगा। ओके बच्चों, यदि कोई वस्तु या दर्पण की ओर या दर्पण से दूर v वेग से गति कर रही है तो उसका प्रतिबिंब उसके डबल वेग से 2v वेग से गति करेगा, उसका दूना वेग। ओके बच्चों, आगे ध्यान दो, यदि दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ है तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा कोण उसके डबल कोण पर झुका रहेगा। ओके बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं समतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बातें और आपको बताने जा रहा हूं। प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, अर्थात यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों और उनके मध्य कोई वस्तु ले जाकर के रख दिया जाए तो उस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, आप इन फार्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, यदि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा हो, यदि 2 समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा हो और उनके मध्य कोई वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, आप इन फार्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन, सबसे पहले 360/थीटा का मान निकालेंगे यदि वह विषम संख्या प्राप्त हो। 360/थीटा का मान निकालेंगे। थीटा क्या है बच्चों, दोनों दर्पण के बीच का कोण। थीटा क्या है, दोनों दर्पण के बीच का कोण है। तो 360/थीटा का मान निकालेंगे यदि वह विषम संख्या है तथा वस्तु दर्पणों के बीच असममित रूप से रखी हो। इसका मतलब है वस्तु जो है दोनों दर्पण के साथ में अलग अलग कोण बना रही है। जैसे ध्यान दीजिए, नीचे एक दर्पण है और ये दूसरा दर्पण है और ये वस्तु को रखा गया है इस तरीके से। वस्तु इस दर्पण से 30 अंश का कोण बना रही है और इस दर्पण से 90 अंश का कोण बना रही है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला रहेगा, वस्तु दर्पणों के बीच असममित रूप से रखी गई है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, 360/थीटा ही होगा। ओके बच्चों, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले 360/थीटा का मान निकालेंगे यदि वह विषम संख्या आए और ऐसा बोला रहे तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगा 360/थीटा ही होगा। जैसे आप इस चित्र में ध्यान दीजिए, वस्तु जो है दर्पणों के बीच में असममित रूप से रखी गई है, अर्थात वस्तु दोनों दर्पण से अलग अलग कोण बना रही है। इसके साथ 30 अंश का कोण बना रही है और इसके साथ 90 अंश का कोण बना रही है। तो ध्यान दीजिए, थीटा का मान क्या हो गया, 120 अंश हो गया। थीटा का मान क्या हो गया, 120 अंश। थीटा क्या है बच्चों, मैंने जैसा कि बताया, थीटा दोनों दर्पण के बीच का कोण है। तो दोनों दर्पण के बीच का कोण 90 30 कितना हो गया, 120 अंश हो गया। तो आप 360/थीटा का मान सबसे निकालेंगे। तो 360/थीटा का मान, थीटा का मान 120, तो इसको हल करने पर कितना आया, 3 आया। ओके बच्चों, तो अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या भी कितनी होंगी, 3 होंगी। इस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, आपको 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ओके बच्चों, तो आप इस पहली कंडीशन को समझ पाए। अब दूसरी कंडीशन को समझिए। 360/थीटा का मान निकालने पर एक विषम संख्या आए, यानी पहले जैसा ही आए, लेकिन वस्तु को दर्पणों के कोण समविभाजक पर स्थित हो, वस्तु रखा गया हो, अर्थात वस्तु जो है दोनों दर्पण से बराबर कोण बनाए। वस्तु जो है दोनों दर्पण से बराबर कोण पर बनाए
बराबर कोण पर स्थित हो तो उस कंडीशन में प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, 360 बटे थीटा में से एक घटा दिया जाएगा। पहले 360 बटे थीटा को हल करेंगे, जितना आएगा उसमें से एक आप घटा देंगे। ओके बच्चों, लेकिन आप कंडीशन याद रखिए, दर्पण के कोण समद्विभाजक पर वस्तु को रखा गया हो, उसका मतलब वस्तु जो है दोनों दर्पण से बराबर अंश के कोण पर झुकी हो। देखिए इस दर्पण से भी 60 अंश का ये कोण बना रही है वस्तु, और बीचों बीच जो रखी गई है, और इस दर्पण से भी 60 अंश का कोण बना रही है। तो इस कंडीशन में भी बेटा दोनों दर्पण के बीच का कोण क्या हो, 120 अंश हो गया। 60 120 अंश हो गया, तो थीटा का मान क्या हो गया, तो 120 अंश हो गया। तो 360 बटे थीटा को हल करने पर क्या आया, 3 ही आया। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। अर्थात इस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2 प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि थीटा का मान 120 अंश हो गया। तो 360 बटे 120 अंश का मान 3 आया, विषम संख्या, और वस्तु को इस कंडीशन में रखा गया है, तो एक घटा देंगे, 3 में से घटा देंगे तो 2 आया। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए अगली कंडीशन, तीसरा कंडीशन, यदि 360 बटे थीटा को हल करने पर सम संख्या आए, यदि 360 बटे थीटा को हल करने पर सम संख्या आए, तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगा 360 बटे थीटा माइनस 1 होगा, यानी इसी कंडीशन के जैसा होगा प्रतिबिंब की संख्या। ओके बच्चों, तो जैसे मान लीजिए देखिए दो दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए एक नीचे वाला दर्पण है और एक ऐसा है, तो ये दोनों दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री है। एक वस्तु को ले जाकर के ये वस्तु दिखाई दे रही है, वस्तु है, रख दिया गया। तो इस कंडीशन में इस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखिए। तो सबसे पहले 360 बटे थीटा का मान निकालिए। 360 बटे थीटा का मान 90 अंश है। क्या बच्चों, दोनों दर्पण क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। तो 360 बटे थीटा का सबसे पहले मान निकालेंगे, तो आपका क्या हो गया, 4 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 4 आया, जो कि सम संख्या है। क्या है, सम संख्या आ गया। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 360 बटे थीटा में से 1 घटा देंगे। 360 बटे थीटा का मान 4 आया, 4 में से घटाइएगा तो 3, कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3। तो इस वस्तु के कुल 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ओके बच्चों, तो आप समझ लीजिए इस कंडीशन को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए।